नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा। आप देख रहे हैं पूर्वांचल से। पूर्वांचल से मैं आपको बहुत सारी ऐसी विभिन्न विभिन्न चीज़ें जैसे राजनीति या फिर कुछ ऐसे बड़ी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने लोगों के बारे में जानने के लिए, आम जनता के बारे में जानने के लिए, इस क्षेत्र के बारे में जानने के लिए, इस क्षेत्र की सच्चाई के बारे में जानने के लिए, इस क्षेत्र की राजनीति के बारे में जानने के लिए यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें तथा अपने मित्रों को शेयर कर दें ताकि हमारी व्यूअरशिप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं कि पूर्वांचल में जो बिजली की समस्या है। जैसा कि मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आप देख रहे होंगे कि पसीना जो है वो टप टप टपके जा रहा है। तो इसका ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ बिजली नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कनेक्शन नहीं ले रखा है, कनेक्शन भी है परंतु बिजली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के दूसरे शासनकाल में जब से बिजली या ऊर्जा मंत्री कहा जाए माननीय A.K. शर्मा जी बने या बिजली मंत्री बने, वो कहाँ से लाए गए? क्योंकि जैसा कि भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो हैं नहीं। उस विषय पर बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि A.K. शर्मा को BRS दिलवाकर, जो कि एक अच्छे IAS रैंक के अधिकारी थे, और उनको BRS दिलवाया जाता है। BRS दिलवाकर उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट उपाध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद MLC बनते हैं। अभी भी वो MLC बनकर ही मंत्री हैं, कहीं किसी विधानसभा से जीते नहीं है, कोई विधायक नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि उनको दिल्ली जो है वह उत्तर प्रदेश में प्लेस कर देती है? और क्यों करती है? होता ऐसा है कि दिल्ली को शायद ऐसा लगता था कि ऐसा व्यक्ति जो कि जनता में उतना ज़्यादा प्रचलित न हो और हम लोगों का यस्सर, यानी हम जो कहें, दिल्ली अर्थात मेरा सीधा मतलब जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के दो लोग हैं, एक माननीय अमित शाह जी, और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं इससे भिन्न भी हो सकता है, परंतु आप क्या सोचते हैं आपको भी बताने का अधिकार है। मोदी जी, इन सब लोगों ने ये सोचा, दो लोगों ने, कि गुजरात से एक ऐसा व्यक्ति भेजा जाए जो कि हमारा अपना हो और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो, पूर्वांचल से आता हो। तो उन्हें एक बहुत अच्छा व्यक्ति जो दिखाई दिया, वो दिखाई दिए A.K. शर्मा। A.K. शर्मा 20 वर्ष या 15-20 वर्ष वो मोदी जी के साथ रह चुके थे। अपना विश्वास जो है वो एक दूसरे की तालमेल बनी हुई थी। बिना किसी संगठन की अनुमति, संगठन के चुनाव के उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। क्या ऐसा और भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए किया जाता है कि जो लायक हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, क्या उन्हें भी ऐसा इस प्रकार से पदोन्नति दी जाती है? नहीं। तो हमारी बात हो रही थी कि वो गुजरात से चले आते हैं मऊ, उत्तर प्रदेश, और उपाध्यक्ष बन जाते हैं। पहले टर्म में उनको कुछ मिल नहीं पाता है, तो सेकेंड टर्म की बारी आती है और सेकेंड टर्म में जब जीत जाते हैं तो उनको डायरेक्ट जो है श्रीकांत शर्मा जी, जो पहले ऊर्जा मंत्री थे, उन्हें हटाकर इन्हें ऊर्जा मंत्री भी बनाया जाता है और नगर विकास भी दिया जाता है। चर्चाएं ये भी चलती हैं कि शायद मुख्यमंत्री बनने के लिए आए थे दूसरे टर्म में,
लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि दूसरा टर्म का चुनाव जो है वह मुख्यमंत्री योगी जी के, आदित्यनाथ जी के चेहरे पर जीता गया था, उनकी पॉपुलैरिटी पर जीता गया था। जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो एक बड़ा मंत्रालय देने की बात होती है। ये भी होता है कि फिर इनको बड़ा मंत्रालय कौन सा दिया जाए, तो नगर विकास और ऊर्जा मंत्रालय सबसे ज़्यादा पैसे वाले मंत्रालय हैं और वह दे दिया जाता है। नगर विकास में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे कि मतलब मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन जहाँ तक जनता ये कहती है कि नगर विकास में सिर्फ ठेके हो रहे हैं, ठेकों के जो कार्य हो रहे हैं उस कार्य की कोई वैल्यू नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि कब तक चलेगा नहीं चलेगा, उसकी कोई जांच करने वाला नहीं है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ऊर्जा मंत्रालय प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्यों होता है? तो प्राइवेटाइजेशन होता है, 2-3 कंपनियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश, जो कि खास करके गुजरात से आती हैं, वो उत्तर प्रदेश का एक मुख्य बिजली विभाग की हिस्सा बन जाती हैं प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। और उनका ये रहता है कि भाई हम किसी जर्जर हालत में तो विभाग लेंगे नहीं, तो हमें आप जो है पहले तो चोरी रोकने के लिए केबलिंग करके दीजिए, ट्रांसफार्मर्स बदल के दीजिए, ये सारे उनकी शर्तें रहती हैं और उस तर्ज पर काम किया जाने लगता है। और जनता को भी ये लगता है कि शायद यह कार्य हमारे लिए किया जा रहा है। इसमें कई नुकसान होते हैं कि बिजली विभाग के लोग जो है, अधिकारी जो है, वह इसका विरोध भी करते हैं, जो छोटे वर्ग पे हैं, जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं। अब देखिए, एक आउटसोर्सिंग से एक विचार है नगर विकास में भी और हर जगह पे आउटसोर्सिंग जो की जा रही है, इसमें बहुत बड़ी धांधली है। आउटसोर्सिंग की सबसे बड़ी धांधली ये है, आपको भी अपने क्षेत्रों में जांच करने की आवश्यकता है कि अगर 500 मान लीजिए, मैं एक ले लेता हूं कि 500 व्यक्तियों की जरूरत है और ठेका निकलता है 500 व्यक्ति का। ठेका तो 500 का निकलता है, कार्य 400 करते हैं और 100 की जो तनख्वाह है वह किसी न किसी तरीके से पार्टियों को और व्यक्तिगत हित साधने के लिए उन दूसरों के नाम पर वो पैसे जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी अगर जैसे मान लीजिए 10,000 के हिसाब से 500 लोगों का जोड़ा जाए तो 1 लाख 10 लाख, लगभग 50 लाख रुपए, और 400 लोगों का जोड़ा जाए तो लगभग 40 लाख रुपए 10,000 के हिसाब से। तो ये जो बीच का 10 लाख है ये बंदरबाट में जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगह होता होगा, लेकिन ये जांच का विषय है और हो रहा है कई जगह पे, मैं जानता हूँ हो रहा है कई जगहों पे, मैं जानता हूँ कि ये हो रहा है। आउटसोर्सिंग कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा है, जैसे अब 2,500 हैं तो 2,000 काम कर रहे हैं, 500 जो है वो बेनिफिट अपने लोगों के लिए या फिर उसको किसी तरीके से पार्टी कार्यों में लगाने के लिए, ऐसे मतलब कुछ भी जैसा जिसकी सोच है वैसा कर रहा है। और यह धांधली बड़ी पैमाने पे हो रही है। फिर हम विषयांतर हो रहे थे, वापस आते हैं। तो ऊर्जा मंत्री जी को गुजरात के लोगों को ठेके देने थे, ये दुरुस्तीकरण करना था, जो उन्होंने दुरुस्तीकरण बहुत तेजी से किया। साथ में सरकारी पैसे के दम पर अपने जिले में खूब पैसा खर्च करके अपनी पृष्ठभूमि तैयार करना चालू किया, ताकि मैं भविष्य में कार्यकर्ताओं के कोप का भाजन न बनकर विधायक बन सकूं और कोई क्षेत्र चुनकर जीत सकूं। और तो उन्होंने मऊ से आते हैं, मऊ में उन्होंने बहुत कार्य, ऐसा बोलते हैं लोग कि किया, मतलब वो उनके लोग बोलते हैं
कार्य कौन से थे? किसी भी प्रकार का रोजगार सृजनित करने का कार्य नहीं किया, किसी गरीब के लिए कोई कार्य नहीं किया। कार्य लाइट लगाने का, कार्य रोड बनाने का, रोड जो बनी हुई थी उसको तोड़कर बनाने का, यह सब कार्य किया गया। यह कार्य इसलिए किए गए कि वहाँ के कई ऐसे लोग थे जो उन्हीं के समाज के लोग थे, उन्होंने अच्छा ठेका लिया और खूब पैसा कमाया। अपने लोगों को स्ट्रांग करके कहा जाता है पूर्वांचल में ही राजनीति हो सकती है, ताकि वो चुनाव के दौरान उनके पीछे खर्च कर सकें, उनके लिए खर्च कर सकें, उनकी टीम के लिए खर्च कर सकें, एक टीम तैयार करके उनका पीआर बना सकें, पब्लिक रिलेशनशिप, यानी कि एक ऐसा गुब्बारा बना सकें हवा का, जिसमें ये दिखे कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, इसकी बहुत अच्छी सोच है और ये है। ये कार्य इन्होंने करना चालू किया, जो कि पूर्वांचल की जनता जो है वो नकार दी। लेकिन इनके लोग बोलते हैं कि ये बहुत हावी हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है और बात की है, मुझे किसी भी विधानसभा से इनकी जो पृष्ठभूमि है वो नज़र नहीं आती। अब बात करते हैं कि तो ऊर्जा मंत्री जी यह सब कर क्यों रहे थे, किसके इशारे पे? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऊर्जा मंत्री जी यह केंद्र के इशारे पे कर रहे थे। और बिजली देखिए, इतने देर बात हो गई, लग रहा है कि कैमरा बता रहा है कि शायद 12-13 मिनट बात हो गई, अभी तक बिजली आई नहीं, और दिन भर जो है यही हालत रहती है। मंत्री जी किसी भी जगह से चुनाव अगर लड़ें उत्तर प्रदेश में और जनता को यह पता चल गया कि यही ऊर्जा मंत्री हैं, तो उनका जीतना तो नामुमकिन है। इससे बड़ी बात कोई करनी ही नहीं है, बस ये बता देना है कि ये ऊर्जा मंत्री हैं पुराने। तो शायद मुझे लगता है कि जमानत भी जब्त हो जाएगी। आगे क्या होगा, क्या आगे ये कंटिन्यू कर पाएंगे या विधानसभा लड़के जा पाएंगे, या कार्यकर्ताओं के कोप का भाजन बनना पड़ेगा? जांच तो इनके ऊपर भी होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसे इतने इजी तरीके से की गई अपने लोगों को, और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आवाज़ उठाता है, बोलता है, आप जो शीर्ष नेतृत्व अब हो गया है वो पहले जैसा रहा नहीं है। अगर हम पूर्वांचल की ही बात करें तो किसी पार्टी से गठबंधन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसी पार्टी से गठबंधन कर लेना जिसका मुखिया कार्यकर्ताओं को मां बहन की गाली दे दे, उसके जुबान पर कोई लगाम ही न हो, भरे रास्ते वह लोगों का अपमान करता चले। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी से अब ब्राह्मण समाज बहुत तेजी से हट रहा है, और दलित समाज तो है ही नहीं। ओबीसी में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग भी नहीं हैं, और यह पतन की तरफ शीर्ष नेतृत्व ले जा रहा है। ये सारे मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता ही हूँ। आप मेरे भाई बंधु हैं, आप भी कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताइएगा कि कितना यह सत्य है और कितना यह असत्य है। क्या बाकी पार्टियों जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, बसपा हो गई, बसपा तो अभी नगण्य की भूमिका में है, और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का रूल है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अगड़ा भी वो बोलते हैं, पर वो कितना कर ले जाएंगे वो उनका विचार है। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी आक्रामक हैं, कैसा मतलब 2027 में होने वाला है, क्या होने वाला है, यह विचार मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में सीट आना मुश्किल है।
और उसके कई कारण थे। कुछ तो गलत गठबंधन, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और 400 पार का नारा देना, ये सारे कई ऐसी समस्याएं हैं जो थीं। पूर्वांचल में बनारस, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, इन सब विषयों पर किस पर बात करनी चाहिए, किस ज़िले में क्या आप जानना चाहते हैं, ये भी आपको बताने, क्योंकि जैसे कि पूर्वांचल से मैंने सत्य क्या है से पूर्वांचल से इसको कर दिया है, लाइट आ गई है जाते जाते। तो पूर्वांचल से इसलिए किया क्योंकि पूर्वांचल का विकास उस तर्ज पर नहीं हो रहा कि युवाओं को रोजगार मिल सके या माताओं बहनों को सम्मान मिल सके। ज़मीनी विवाद का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। ये सब समस्याओं पे कार्य न करके जो जनता रोज भोग रही है, ऐसे समस्याओं पर आप चर्चा नहीं करते हैं और दूसरी बातों पर आप चर्चा करते हैं, तो यह वोट बहुत दिन तक नहीं मिलता। प्राइवेटाइजेशन का क्या होगा, और हम अगले बार जो है, जैसा कि मैंने पहले सोचा था कि मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी इन उत्तर प्रदेश, नो जॉब्स फॉर यूथ, बीजेपी इन पूर्वांचल। तो ऑलमोस्ट बीजेपी इन पूर्वांचल पे क्या बात करेंगे, लेकिन यूथ और प्राइवेटाइजेशन, लेबर लॉ, सबसे बड़ा वर्ग जो है वह इस क्षेत्र का मजदूरी कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है, मजदूर है, और उसमें भी उसका जो हनन है। इन सब विषयों पर अगले अपने इसके बाद ही जब भी समय मिलेगा या ये वीडियोस के बारे में ज़्यादा मैं पूरा पढ़ लूँगा, तैयार कर लूँगा, तो आपको लेबर लॉ बहुत सारी चीज़ें बोलता है कि जैसे 8 घंटे में मिनिमम वेजेस जो है वो दिया हुआ है 400 है, 8 घंटे में 400 मिलना चाहिए। लेकिन 400 से ऊपर भी है जो अनस्किल्ड हैं, उस क्या वो मिलता है? 8 घंटे का देकर आप 12 घंटा कार्य कराते हैं। इस प्रकार के जो हनन हैं, बाकी आप चाहे यूएस चले जाइए, अमेरिका, चाहे कनाडा, चाहे कहीं भी, मतलब बड़े अदर देशों में लेबर लॉ के लिए एक बहुत बड़ा प्राविधान है, और जो कि अपने भारत में नहीं है, और है तो उसको बड़े लोग बहुत आसानी से बाय फॉरगेट करते हैं। और ये मेरा पहला पूर्वांचल से का वीडियो है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं तरीके से या पंक्तिबद्ध न रख पाया हूँ, या जैसा भी है आप, या इसमें कोई बनावटपन नहीं है, ये हमारी और आपकी बात है। आप जैसा कुछ और आप बताएंगे कि ये चीज़ें सही थी, ये गलत था, या इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, हम और इस विषय पर जानना चाहते हैं, तो उन हर विषयों पर हम बात करेंगे, और बात करने के बाद जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के लिए नमस्कार, और पुनः आपसे जाते जाते निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दें। नमस्कार, जय श्री राम।